Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो असल में हमारे शरीर और मन की पूरी कार्यप्रणाली को डिकोड करता है। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही खास है। हाँ, हमारे पास आज योगा और फिजिकल एजुकेशन का एक बेहद सटीक यानी बहुत ही प्रिसाइज एग्जाम प्लेबुक है। ये नोट्स विशेष रूप से KVS, CTET और बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन हमारा मिशन यहाँ सिर्फ कोई एग्जाम क्लियर करने की ट्रिक्स या उन रैंक बूस्टर्स को रटना नहीं है। सही कहा, रटने से एग्जाम निकल सकता है पर डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। एग्जैक्टली। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम इन एग्जाम ट्रिक्स के बहाने उस एक्चुअल साइंस और बायोमैकेनिक्स को समझने की कोशिश करें जो इन आसानों के पीछे काम करता है। मैं सोच रही थी कि इस प्लेबुक की शुरुआत कितनी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इस प्लेबुक को डिजाइन करने वाले ने बहुत ही चालाकी से सिर्फ थ्योरी को नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एनाटॉमी को सिलेबस में पिरोया है, और इसकी शुरुआत में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है। वो मोबाइल फोन वाली एनालॉजी ना? हाँ, वही। देखिए, जैसे एक मोबाइल फोन को लगातार इस्तेमाल के बाद रिचार्ज करने के लिए प्लग इन करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को भी एक रीसेट की जरूरत होती है। दिन भर के स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम और डिसीजन फटीग से हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है, एकदम बैटरी लो मोड में चला जाता है। एग्जैक्टली। तो योगा असल में उसी बैटरी को वापस से ऑप्टिमाइज करने का मैकेनिज्म है। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेचिंग नहीं है, बल्कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। और ये एनालॉजी वाकई बहुत लॉजिकल है। मतलब जब हम योगा के इस फाउंडेशन की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि का जिक्र आना तो बहुत स्वाभाविक है। नोट्स में उनके योगा सूत्र 2.46 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक दिया गया है, स्थिर सुखम आसनम। हाँ, ये फाउंडेशन है। पर यहाँ पर ना एक एग्जाम ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंसते हैं। प्लेबुक में इसको स्पेसिफिकली एग्जाम ट्रैप हाईलाइट किया गया है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि ये सूत्र किसने दिया है, और ऑप्शंस में कई ऋषियों के नाम होते हैं, जिसका सही उत्तर महर्षि पतंजलि है। लेकिन इसके नाम से ज्यादा इसका मतलब मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। देखिए, स्थिर सुखम आसन का सीधा सा अर्थ है कि कोई भी मुद्रा या पोस्चर ऐसा होना चाहिए जो स्थिर हो यानी स्टडी हो, और साथ ही आरामदायक यानी कंफर्टेबल भी हो। अगर किसी आसन को करते वक्त शरीर कांप रहा है, सांस उखाड़ रही है या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो तकनीकी रूप से वो योगा है ही नहीं। वो सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल बन के रह जाता है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष है। और अगर हम इसको एग्जाम के नजरिए से देखें तो यही कारण है कि एग्जामिनर्स किसी भी आसन के फायदों से ज्यादा उसकी लिमिटेशंस यानी उसकी सीमाओं पर सवाल पूछते हैं। मतलब किसे कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। सही पकड़ा आपने। क्योंकि अगर किसी इंजरी के बावजूद कोई पोस्चर परफॉर्म किया जा रहा है तो प्रैक्टिकली हम पतंजलि के इस बेसिक रूल को ही तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए इसी स्टेबिलिटी और एनर्जी की थीम को आगे बढ़ाते हुए अपनी पहली डायनामिक टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, सूर्य नमस्कार। स्रोत के अनुसार ये सूर्य का अभिवादन करने के लिए 12 आसनों का एक डायनामिक सीक्वेंस है। इसमें रथा सप्तमी के बारे में एक बड़ा शानदार फैक्ट दिया गया है। रथा सप्तमी का दिन सूर्य की ऊर्जा के पीक का दिन माना जाता है, और इस दिन इन 12 आसनों के सीक्वेंस को 12 बार करना बहुत शुभ और इम्पैक्टफुल बताया गया है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मुझे वो प्रार्थना लगी जिससे ये रूटीन शुरू होता है। प्लेबुक में ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक है, हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, और एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। श्रोताओं के लिए अगर मैं इसका दार्शनिक अर्थ बताऊं तो वो कुछ इस तरह है कि आपका सुनहरा आवरण सत्य के द्वार को ढकता है। हे सूर्य, उस आवरण को हटाएं ताकि सत्य प्रकट हो सके। और ये प्रार्थना इस बात का सबूत है कि सूर्य नमस्कार को कभी भी सिर्फ एक कार्डियो या वार्म अप रूटीन की तरह डिजाइन नहीं किया गया था। ये सच की खोज और अवेयरनेस का एक डीप टूल है। और अगर हम इन 12 चरणों के पीछे की बायोमैकेनिक्स की बात करें तो वो बहुत ही कमाल की है। हाँ, और इन 12 चरणों को याद रखने के लिए प्लेबुक में जो ट्रिक्स दी गए हैं वो बहुत स्मार्ट है। एक तो रैंक बूस्टर सिमेट्री ट्रिक है
कि शुरुआती 4 चरण यानी स्टेप 1, 2, 3 और 4 वापसी के स्टेप्स 12, 11, 10 और 9 के बिल्कुल मिरर इमेज हैं। एकदम सिमेट्री में चलते हैं। और पहले 6 चरणों को याद रखने के लिए कमाल का निमोनिन दिया है, माई रेड सन ब्रिंग्स खुशी एंड पावर। ये क्लासरूम ट्रिक बहुत असरदार है ना? यानी प्रणामासना के लिए माए से ओम मित्राय नमः, हस्त उत्तानासना के लिए रेड से रवये, पदाहस्तासना के लिए सन से सूर्या, आश्व संचालनासना के लिए ब्रिंग्स से भानवा, दंडासना के लिए खुशी से खगाया और षष्टांग नमस्कार के लिए पावर से पुष्णे। मैं बताता हूँ, अगर हम इन 12 के 12 मंत्रों को रटने के बजाय सिर्फ 1 या 2 ट्रांजिशंस के पीछे की साइंस को समझें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम पदाहस्तासना से आश्व संचालनासना की तरफ जाते हैं, जब हम आगे झुके होते हैं। हाँ, पदाहस्तासना में हम आगे की तरफ पूरी तरह से झुके होते हैं, हमारा पेट सिकुड़ा होता है, लंग्स कंप्रेस होते हैं और हम एक्टिवली सांस छोड़ रहे होते हैं। ये स्थिति सूर्य यानी एक्टिविटी का प्रतीक है। और ठीक अगले ही सेकंड हम आश्व संचालनासना में जाते हैं, जहां एक पैर पीछे जाता है, छाती पूरी तरह से खुल जाती है और हम गहरी सांस अंदर लेते हैं। वाओ, एकदम से ओपन अप हो जाना। बिल्कुल। ये एक्सपेंशन भानावे यानी प्रकाश का प्रतीक है। शरीर के इस तरह सिकुड़ने और अचानक फैलने का ये जो रिदम है ना, ये हमारे ब्लड फ्लो और लंग कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब हम सिर्फ मैकेनिकली शरीर को मूव नहीं कर रहे, बल्कि हर एक ट्रांजिशन के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफेक्टली सिंक कर रहे हैं। अच्छा, सूर्य नमस्कार की इस डायनामिक एनर्जी के बाद शरीर पूरी तरह से वार्म अप हो जाता है। इसके बाद प्लेबुक हमें फोकस और बैलेंस की ओर ले जाती है, विशेष रूप से खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की तरफ। यहाँ पर एग्जामिनर्स का एक एब्सोल्यूट फेवरेट सवाल आता है। आप वीरभद्रासना 2 की बात कर रही हैं ना? एग्जैक्टली। वॉरियर पोज के एंगल्स का एग्जाम ट्रैप। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। प्लेबुक बहुत स्पष्ट करती है कि सामने का पैर ठीक 90 डिग्री पर होना चाहिए और पीछे का पैर 60 डिग्री पर। मैं सोच रही थी इसमें इतनी प्रिसिजन क्यों चाहिए? इसके पीछे की फिजिक्स बहुत सटीक है। देखिए, जब सामने का पैर 90 डिग्री पर होता है, यानी आपकी जांघ जमीन के पैरेलल होती है, तो घुटने पर कोई एक्स्ट्रा या अननेचुरल स्ट्रेस नहीं पड़ता। आपका पूरा वजन जांघ की बड़ी मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स पर आता है। और पीछे का पैर 60 डिग्री पर क्यों? क्योंकि पीछे के पैर का 60 डिग्री एंगल एंकल को लॉक करके शरीर को एक सॉलिड एंकर या बेस देता है, जिससे घुटना अंदर की तरफ कोलैप्स नहीं होता। ये लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बेहतरीन है। लेकिन वही बात है, जैसा हमने पहले कहा, स्थिर सुखमासनम। अगर किसी को घुटने या हिप में एक्यूट पेन है तो उन्हें इस 90 डिग्री के स्ट्रेस से हमेशा बचना चाहिए। ये एग्जाम में लिमिटेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छा लॉजिक है। अच्छा, स्टैंडिंग पोजेज में एक और आसान है जो अक्सर बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, गरुदासन। इसको ईगल पोज भी कहते हैं। प्लेबुक में से स्पेसिफिकली एग्जाम ट्रैप 1 बताया गया है, क्योंकि इलिस्ट्रेशंस में इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हुआ है। लेकिन असल में ये खड़े होकर किया जाता है। हाँ, ये एक पैर पर खड़े होकर किया जाने वाला बैलेंसिंग पोज है, जिसमें हम अपने हाथों और पैरों को एक दूसरे के चारों तरफ लपेट लेते हैं। हम सब जानते हैं कि ये पोज कैसा दिखता है, लेकिन इसका असली फायदा सिर्फ फिजिकल बैलेंस बनाना नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। गरुड़ासन दिखने में तो बस लिम्स को ट्विस्ट करने जैसा लगता है, लेकिन इस प्लेबुक ने इसके असली विज्ञान को पकड़ा है, जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जब हम गरुड़ासन में अपने हाथों और पैरों को इस तरह लॉक करते हैं, तो हम असल में शरीर के मिडलाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं। मिडलाइन को क्रॉस करना, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। मैं समझता हूँ, ऐसा करने पर हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स यानी लेफ्ट और राइट ब्रेन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। यह न्यूरल पाथवेज को तेजी से एक्टिवेट करता है, इसीलिए ये फोकस बढ़ाने के लिए इतना असरदार है। लेकिन जाहिर है, क्योंकि इसमें जोड़ों को एक्सट्रीम लेवल पर ट्विस्ट किया जाता है, तो जॉइंट इंजरी वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। शरीर की मिडलाइन को क्रॉस करने वाला कॉन्सेप्ट वाकई बहुत नया और साइंटिफिक है। खड़े होने वाले आसनों से आगे बढ़कर अगर हम सिटिंग पोजेस यानी बैठकर किए जाने वाले आसनों की बात करें, तो पश्चिमोत्तानासना, जिसे बैक स्ट्रेचिंग पोज कहते हैं, उसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है। इसमें पैरों को सीधा करके आगे झुकना होता है। पर यहाँ भी स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, जिसे प्लेबुक में हाईलाइट किया गया है।
हाँ, पश्चिम उत्तानासना में सबसे बड़ी तकनीकी बारीकी यह है कि बैंड हमेशा पेल्विस से होना चाहिए, ना कि अपर स्पाइन से। यानी अपर बैक को राउंड नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। अगर हम सिर्फ अपने पैर के अंगूठे पकड़ने के लिए अपनी ऊपरी रीढ़ को गोल कर लेते हैं तो हमारी हैमस्ट्रिंग्स पर कोई स्ट्रेच आएगा ही नहीं, बल्कि सारा का सारा प्रेशर लंबर डिस्क पर चला जाएगा, जो आगे चलकर स्लिप डिस्क का कारण बन सकता है। ये तो बहुत डेंजर हो सकता है अगर गलत तरीके से करें। सही तरीका यह है कि पेल्विक टिल्ट का इस्तेमाल किया जाए ताकि रीढ़ हमेशा सीधी रहे। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ दर्द या स्लिप डिस्क वाले लोगों को इससे पूरी तरह बचना चाहिए। और इसी बैठने वाली कैटेगरी में परिवृत्त जानु शीर्षासना भी आता है। प्लेबुक यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल रैंक बूस्टेड टिप देती है जो किसी भी एग्जाम कैंडिडेट के काम आ सकती है। टिप ये है कि योगा में शब्द परिवृत्ता का अर्थ हमेशा घूमना, मुड़ना या ट्विस्टिंग होता है। ये नामकरण की टिप बहुत काम की है। हाँ, इसमें एक पैर मोड़कर और दूसरा फैलाकर धड़ को घुमाते हुए सर के ऊपर से पैर को पकड़ा जाता है। अगर किसी भी आसन के नाम में परिवर्तिता लगा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसमें स्पाइनल रोटेशन शामिल है। और जब भी हम स्पाइन को रोटेट करते हैं तो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स यानी पसलियों के बीच की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं। लेकिन इस ट्विस्टिंग मोशन की वजह से अगर किसी की गर्दन स्टिफ है या शोल्डर में कोई इंजरी है तो ये आसन उनके दर्द को और बढ़ा सकता है। इन सभी आसनों को दिमाग में सेट करने के लिए नोट्स में एक बहुत ही शानदार आसना एनाटॉमी मैट्रिक्स दिया गया है। ये मैथ्स द फॉलोइंग टाइप के सवालों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वैसे भी इसे समझना बहुत लॉजिकल है। जैसे थाइज और एंकल्स के लिए वीरभद्रासना 2 को मैच किया गया है, और स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पश्चिमोत्तानासना, परिवृत्त जनुशीर्षासना और भुजंगासन या धनुरासन है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सुप्त वज्रासन और पवन मुक्तासना है, और हाथ या कलाई के लिए उत्थानिता पद्मासना। ये मैट्रिक्स बेसिकली शरीर की एक तरह की मैपिंग है। अगर श्रोताओं को ये पता हो कि कौन सा पॉज किस मसल ग्रुप को टारगेट कर रहा है तो एग्जाम में किसी भी चीज को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। एग्जैक्टली। और इसी मैट्रिक्स के आधार पर अगर हम प्रोन यानी पेट के बल और सुपाइन यानी पीठ के बल आसनों की तरफ जाएं तो सुप्त वज्रासन एक बहुत ही दिलचस्प पोज है, स्लीपिंग थंडरबोल्ट। वज्रासन में बैठ के पीछे की ओर झुकना जब तक कि पीठ जमीन पर न टिक जाए। ये क्वाड्रिसेप्स का एक बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेच है और डाइजेशन के लिए बेहतरीन माना जाता है। पर इसमें नी और बैक लिमिटेशंस का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, और इसके ठीक बाद जो आसन प्लेबुक में है, उत्थानिता पद्मासना यानी एलिवेटेड लोटस, वो तो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट एग्जाम ट्रैप है। मैं समझ गया। उत्थिता पद्मासना के नाम में ही बहुत बड़ा धोखा है ना? पद्मासना सुनकर तो लगता है कि कोई बहुत शांति से मेडिटेशन में बैठा हुआ है, लेकिन इसमें उत्थिता का मतलब है उठा हुआ। ये कोई रिलैक्सेशन पोज नहीं है, ये एक्चुअली एक आर्म बैलेंसिंग पोज है। सही कहा। इसमें पद्मासना में बैठकर दोनों हथेलियों को हिप्स के साइड में जमीन पर रखकर पूरे शरीर को हवा में लिफ्ट किया जाता है। एग्जाम में बच्चे इसे बैठने वाला ध्यान का आसन समझकर मार्क कर देते हैं। और यही उनकी गलती होती है, क्योंकि इसमें शरीर का 100% वजन आपकी कलाइयों और हाथों पर आ जाता है। इसे होल्ड करने के लिए सिर्फ हाथों की ताकत नहीं, बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर एंगेजमेंट की जरूरत होती है। आप अपने एब्डोमिनल मसल्स का इस्तेमाल करके शरीर को ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करते हैं, इसीलिए ये कलाई, कोहनी या कंधे की चोट वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल सख्त मना है। अब अगर हम पेट और डाइजेशन की बात कर ही रहे हैं तो प्रोन पोजेस में धनुरासना है, जिसे बो पोज कहते हैं, जो एनर्जी लेवल बढ़ाता है और आगे बॉडी को खोलता है। और सुपाइन पोजेस में पवन मुक्तासना यानी विंड रिलीविंग पोज है। हम सब जानते हैं कि पवन मुक्तासना में दोनों घुटनों को छाती तक लाना होता है, लेकिन प्लेबुक में इसके काम करने के तरीके पर एक बहुत ही डीप रैंक बूस्टर फैक्ट दिया गया है जो कुंभका से जुड़ा है। हाँ, ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है और स्टूडेंट्स को आमतौर पर पता नहीं होता। देखिए, पवन मुक्तासना में जब हम घुटनों को छाती से लगाते हैं तो उस समय अगर सांस को अंदर रोक लिया जाए, जिसे हम योगा में कुंभका कहते हैं, तो हम असल में अपने डायफ्राम को नीचे की तरफ एक्टिवली पुश कर रहे होते हैं। डायफ्राम को पुश करने से क्या होगा? इससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी पेट के अंदर का दबाव बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ प्रेशर हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन यानी आंतों की एक बहुत ही डीप मैकेनिकल मसाज करता है। सांस रोकने का ये छोटा सा हैक इस आसन के डाइजेशन वाले फायदों को कई गुना बढ़ा देता है।
मतलब हम सिर्फ मसल्स को फिजिकल रूप से सिकोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी सांस को एक आंतरिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया। और यहीं पर प्लेबुक का वो गोल्डन रूल भी आता है, जिसे लिमिटेशंस डायग्नोस्टिक टेबल में बड़ा क्लियरली दिया गया है। ये रूल एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने का तो मास्टर स्ट्रोक है ही, लेकिन कॉमन सेंस के नजरिए से भी परफेक्ट है। ये रूल काफी सिंपल है पर इफेक्टिव है। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की हाल ही में एब्डोमिनल सर्जरी यानी पेट की सर्जरी हुई है या उन्हें हर्निया की शिकायत है, तो कोई भी ऐसा आसन जो पेट पर बहुत ज्यादा दबाव डालता हो या शरीर को एक्सट्रीम लेवल पर ट्विस्ट करता हो, वो ऑप्शन एग्जाम में हमेशा गलत चॉइस होगा। जैसे पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन या पवन मुक्तासन। एग्जैक्टली। अगर हम इसको वापस पतंजलि के उसी सूत्र स्थिरा सुखम आसनम से जोड़ें तो ये रूल बिल्कुल फिट बैठता है। अगर कोई आसन आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रेशर देकर इंजरी पहुंचा रहा है, तो वो कंफर्टेबल या स्थिर कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिर्फ मेडिकल वार्निंग्स नहीं है, ये असल में योगा के मूल सिद्धांतों का ही एक हिस्सा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्सपेक्टिव है देखने का। शरीर की इन फिजिकल और बायोमैकेनिकल लेयर्स को क्लियर करने के बाद प्लेबुक हमें इसके नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है, यानी मस्तिष्क, इंटरनल क्लेंजिंग और योगा निद्रा की तरफ। यहाँ पर एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे नोट्स में एग्जाम ट्रैप 4 कहा गया है। अक्सर लोग समझते हैं कि योगा निद्रा का मतलब बस शवासना में लेटकर आराम से सो जाना है। ये शायद इस पूरी फील्ड की सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलतफहमी है। योगा निद्रा सामान्य नींद बिल्कुल भी नहीं है। जब हम नॉर्मल नींद में होते हैं तो हमारी अवेयरनेस या चेतना पूरी तरह से गायब हो जाती है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन योगा निद्रा में, जिसे कॉन्शियस डीप स्लीप कहते हैं, शरीर तो सो जाता है पर मन पूरी तरह से अलर्ट और जागृत रहता है। तो ब्रेन पर इसका क्या असर होता है? अगर हम इसे न्यूरोलॉजिकली देखें तो इस प्रक्रिया के दौरान हमारी ब्रेन वेव्स एक्टिव बीटा स्टेट से शिफ्ट होकर रिलैक्स होते हुए अल्फा और फिर डीप थीटा स्टेट में चली जाती हैं। ये वही स्टेट है जहां डीप हीलिंग होती है। इसे परफॉर्म करने का तरीका भी उसमें बहुत सिस्टमैटिक दिया गया है। प्लेबुक के अनुसार इसे शवासना में 7 स्टेजेस में किया जाता है। पहले शवासना में लेटना, फिर ध्यान को दाएं पैर पर ले जाना, फिर बाएं पैर पर, फिर लोअर बॉडी, फिर अपर बॉडी, उसके बाद एक एक्सट्रीम शांति का अनुभव करना और अंत में दाईं ओर करवट लेकर स्लोली उठना। इन 7 स्टेजेस को हम टेक्निकल भाषा में बॉडी स्कैनिंग कहते हैं। जब हम अपने अवेयरनेस को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सिस्टमैटिकली फोकस करते हैं, तो हम असल में अपने ब्रेन को सेंसरी इनपुट से डिस्कनेक्ट होने का सिग्नल दे रहे होते हैं, यानी बाहर की दुनिया से कट ऑफ करना। हाँ, और इसे योगा में प्रत्याहारा यानी सेंसेस को विड्रॉ करना कहा जाता है। इस प्रोसेस से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार है, वो शट डाउन होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आराम के लिए है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये शरीर और दिमाग दोनों को लिटरली शांत करने की कितनी पावरफुल टेक्निक है। लेकिन इस डीप रिलैक्सेशन या प्राणायामा जैसी टेक्निक से ठीक पहले प्लेबुक शरीर की इंटरनल क्लेंजिंग यानी आंतरिक शुद्धि पर बहुत जोर देती है। इसके लिए 6 क्रियाओं का वर्णन है और इन 6 क्रियाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने का एक बहुत ही मजेदार निमोनिक दिया गया है। न्यू दिल्ली बॉयज नीड टॉप नॉलेज। ये निमोनिक वाकई बहुत क्रिएटिव है और एग्जाम के वक्त सीक्वेंस याद रखने में बहुत मदद करता है। अगर हम इसे डिकोड करें तो न्यू से आता है नेति, जो नासिका या नेजल पैसेज की सफाई है। दिल्ली से धौती, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सफाई करता है। बॉयज से बस्ती यानी लोअर इंटेस्टाइन की सफाई। नीड से नौली, जिसमें पेट की मसल्स का रोटेशन होता है। टॉप से त्राटका, जिसमें एक बिंदु पर लगातार फोकस किया जाता है आंखों की सफाई के लिए। और नॉलेज से कपालभाति, जो रेस्पिरेटरी और फ्रंटल ब्रेन की सफाई के लिए है। इन सब में से नोट्स में कपालभाति, जिसे द शाइनिंग स्कल भी कहते हैं, उस पर सबसे ज्यादा डिटेल में चर्चा की गई है। कपाल मतलब खोपड़ी और भाटी मतलब चमकना। ये शरीर से कफा दोषा यानी एक्सेस म्यूकस को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका बनाया गया है। लेकिन इसमें ब्रीदिंग का एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल है जो एग्जामिनर्स हर दूसरे एग्जाम में पूछते हैं। कपालभाति का वो एब्सोल्यूट रूल है, एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन, यानी सक्रिय रूप से सांस छोड़ना और निष्क्रिय रूप से सांस लेना। जब हम झटके से फोर्स के साथ सांस बाहर फेंकते हैं तो हमारे पेट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये इसका एक्टिव पार्ट है जिसमें हमारी एनर्जी लगती है। और पैसिव पार्ट में क्या होता है?
जब हम उन मसल्स को तुरंत रिलैक्स करते हैं तो फेफड़ों में एक नेचुरल वैक्यूम क्रिएट होता है और सांस अपने आप अंदर आ जाती है। इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, इसीलिए ये पैसिव पार्ट है। और यहीं पर इस प्लेबुक का सबसे बड़ा ट्रैप छुपा है, एग्जाम ट्रैप 2। हम में से ज्यादातर लोग, इनफैक्ट हर कोई, कपालभाति को एक प्राणायाम मानकर चलता है, लेकिन हथा योगा के ओरिजिनल टेक्स्ट के अनुसार ये कोई प्राणायाम है ही नहीं, बल्कि ये षट कर्मों में से एक क्रिया है, एक क्लेंजिंग टेक्निक। ये एक बहुत ही टेक्निकल डिफरेंस है जो आम लोगों को नहीं पता होता। क्रियाओं का बेसिक काम शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है ताकि आपका शरीर प्राणायाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। और इसी प्रिपरेशन या तैयारी के दौरान एक बहुत ही रहस्यमयी अवस्था आती है जिसे प्लेबुक में द सीक्रेट स्टेट या केवला कुंभका कहा गया है। मुझे सच कहूं तो ये केवला कुंभका का कॉन्सेप्ट इस पूरी प्लेबुक में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। मतलब एकदम अलग ही लेवल की चीज लगी। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है? मैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाता हूँ। जब कोई व्यक्ति कपालभाति का लंबे समय तक और ठीक तरीके से अभ्यास करता है तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ड्रास्टिकली बहुत बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का लेवल एकदम ड्रॉप हो जाता है। अच्छा तो क्योंकि CO2 कम हो गया है। एग्जैक्टली। क्योंकि CO2 एकदम कम हो चुका है, ब्रेन सांस लेने का कोई सिग्नल ही नहीं भेजता। ऐसे में कुछ पलों के लिए सांस अपने आप पूरी तरह से रुक जाती है। न अंदर लेने की इच्छा होती है, न बाहर छोड़ने की, बस एक पॉज। इसी एब्सोल्यूट स्टेट को केवला कुंभका कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब रेस्पिरेशन इस तरह से बिना किसी एफर्ट के रुक जाता है तो दिमाग के सारे विचार, सारी उथल-पुथल भी उसी पल रुक जाती है। माइंड बिल्कुल ब्लैंक और डीपली शांत हो जाता है। ये वाकई किसी मैजिक की तरह लगता है। मतलब अपने खून की ब्लड केमिस्ट्री को ऑल्टर करके अपने विचारों को फिजिकली रोक देना। इन नोट्स को कंप्लीटली डीकोड करते हुए एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि ये प्लेबुक सिर्फ KVS या CTET क्रैक करने का स्टडी मटेरियल नहीं है। ये इंसान के फिजिकल और मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मास्टर मैनुअल है। सूर्य नमस्कार की उस इंटेंस डायनामिक एनर्जी और स्ट्रेचिंग से शुरू होकर हम योगा निद्रा और केवला कुंभका की इस एब्सोल्यूट साइलेंस तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और इस पूरे फ्लो को शुरू से आखिर तक देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है जो शायद यहाँ हर श्रोता को थोड़ा सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। वो क्या? देखिए, हमने शुरुआत की थी पतंजलि के स्थिर सुखम आसनम से, जहां अल्टीमेट गोल पॉस्चर में एक स्थिरता लाना है। और अभी एंड में हमने केवला कुंभका को समझा, जहां सांस और विचार दोनों पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं। तो डीपली सोचने वाली बात यह है कि क्या योगा में की जाने वाली ये सारी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, शरीर को इतने कॉम्प्लेक्स एंगल्स में मोड़ना, स्ट्रेचिंग करना, मसल्स को थकाना, क्या इन सब का एंड गोल सच में कोई फिजिकल फिटनेस हासिल करना है? या फिर क्या हम अपने शरीर को पर्पसफुली इतना ज़्यादा इसलिए थकाते हैं ताकि हमारा जो हाइपर एक्टिव दिमाग है वो आखिरकार सरेंडर कर दे? क्या इतनी सारी गति, इतने सारे मूवमेंट का अंतिम लक्ष्य वास्तव में पूर्ण शून्यता और पूर्ण स्थिरता को खोजना है? गति से शून्यता की ओर का ये सफर, वाकई ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरे साइंस को देखने का नजरिया ही पलट कर रख देता है। क्या शरीर का हर एक मूवमेंट सिर्फ मन को शांत करने की एक सोफिस्टिकेटेड चालाकी है? हम आज हर श्रोता को इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं ताकि वो खुद इन नोट्स और इन विचारों पर मनन कर सकें। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और चीजों की गहराई में इसी तरह उतरते रहें। है ना, मतलब वो कोई आम आर्टिकल या किसी मैगजीन की रिपोर्ट नहीं है। आज हम सीधे KVS, PRT, TGT और PGT एग्जाम्स की प्रिपरेशन वाले नोट्स उठा रहे हैं। हाँ, और स्पेशली योगा एंड फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर 4 है। सही कहा, चैप्टर 4, जिसका नाम है प्राणायाम और मानसिक स्वास्थ्य। अब इनको समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले प्राणा और प्राणायाम के बेसिक साइंस पर आना होगा। नोट्स के शुरुआती हिस्से में इसे काफी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो ये प्राणा असल में है क्या? हाँ, ये एक बहुत कॉमन डाउट है जो स्टूडेंट्स को आता है। क्योंकि आम बोलचाल में तो प्राणा का मतलब लोग बस सांस लेना या वो ऑक्सीजन समझ लेते हैं जो हम अंदर खींच रहे हैं। क्या ये वाकई सिर्फ हवा का अंदर बाहर होना है? नहीं, ये सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज नहीं है। इसको समझने के लिए नोट्स में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक घर है, उसमें बहुत महंगे बल्ब लगे हैं, AC है, बड़ी टीवी है। अच्छा। लेकिन अगर पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ही ना आ रही हो
तो वो सारे आला तरीन गैजेट्स बेकार है, राइट? बिल्कुल, वो तो चलेंगे ही नहीं। ठीक। वैसे ही प्राणा हमारे फिजिकल और सटल बॉडी यानी भौतिक और सूक्ष्म शरीर को एनर्जी देने वाली वो इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारी वाइटल एनर्जी है। और प्राणायाम का मतलब सिर्फ लंबी सांस लेना नहीं है, बल्कि इस वाइटल एनर्जी का एक कॉन्शियस कंट्रोल और रेगुलेशन है। ओह, मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करना। एग्जैक्टली। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ एग्जामिनर अक्सर सवाल बनाता है। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अंग है। ये आसन के अभ्यास के बाद आता है और प्रत्याहारा से ठीक पहले। ये क्रोनोलॉजी याद रखना बहुत जरूरी है। सही। ये सीक्वेंस वाकई बहुत लॉजिकल लगता है। मतलब पहले फिजिकल बॉडी को आसन से स्टेबल करो, फिर अपनी सांसों को साधो। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब जब सांस कंट्रोल करने की बात हो ही रही है, तो नोट्स में दो बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स पर जोर दिया गया है, सूर्य भेदना और चंद्र भेदना। दोनों के नाम काफी मिस्टीरियस और पावरफुल लगते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस समझना सच में बहुत दिलचस्प है और किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर आता है। देखिए, सूर्य भेदना का कनेक्शन सीधा हमारी राइट नॉस्ट्रल से है, दाहिनी नाक। नाम से पता चल रहा है, सूर्य मतलब हीट, गर्मी। हीट जनरेट करना। सही। जब हम दाहिनी नाक से सांस अंदर लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर एक तरह की ऊष्मा या हीट पैदा करता है। इसका डायरेक्ट फायदा ये है कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, लेथार्जी यानी सुस्ती भगाता है और डाइजेशन की आग को तेज करता है। तो इसका मतलब जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। बिल्कुल। वेट लॉस करने वालों के लिए और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए ये बेस्ट है। हथा प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि इसका रेगुलर प्रैक्टिस आंतों के कीड़ों को भी खत्म करता है। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर ये बॉडी में इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करता है तो गर्मियों के मौसम में या अगर किसी को फीवर हो रखा हो तो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। यही वो लॉजिक है जहां एग्जामिनर बच्चों को फंसाता है। अच्छा। हाँ, सूर्य भेदना को फीवर में, बहुत तेज गर्मियों में या खाना खाने के तुरंत बाद कभी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इसके उल्टे असर पड़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें? उसके लिए ही योगा में इसका काउंटर बैलेंस मौजूद है, चंद्र भेदना प्राणायाम। ये हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी बाईं नाक से जुड़ा है। चंद्र का अर्थ है शीतलता, कूलनेस या शांति। तो ये चंद्र भेदना एसेंशियली बॉडी और दिमाग को शांत करने का काम करेगा। जैसे अगर एग्जाम का स्ट्रेस हो या किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो तो ये कूलिंग सिस्टम बन जाएगा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी दी आपने। चंद्र भेदना टेंशन, घबराहट, एंजाइटी को इंस्टेंट कम करता है, बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को नीचे लाता है। हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसका भी कोई ना कोई एग्जाम कैच जरूर होगा। हाँ, नोट्स में एक इम्पॉर्टेंट नोट हाईलाइट किया गया है कि क्योंकि ये बॉडी को ठंडा करता है, इसलिए इसे कड़ाके की सर्दियों में या एज़मा और कफ के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। मेक सेंस। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर सोचूं तो एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में आधे से ज्यादा लोग तो यही भूल जाएंगे कि किस नाक से सांस लेनी थी और किस से छोड़नी थी। इसको याद रखने की कोई रैंक बूस्टर ट्रिक है क्या इन नोट्स में? ट्रिक बिल्कुल है और बहुत सिंपल भी है। चाहे आप सूर्य भेदना कर रहे हो या चंद्र भेदना, एक यूनिवर्सल रूल हमेशा अप्लाई होता है। आपको हमेशा उस नाक से सांस छोड़नी है जो सांस लेने वाली नाक की ठीक ऑपोजिट हो, यानी क्रॉस पैटर्न। हाँ, जिस नाक से हवा अंदर खींचिए उससे कभी बाहर नहीं छोड़नी। सूर्य भेदना में राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, और चंद्र भेदना में लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। बस ये क्रॉस पैटर्न याद रख लिया तो एग्जाम का एमसीक्यू गलत नहीं होगा। कमाल है, ये ट्रिक तो वाकई एग्जाम में मार्क्स बचा सकती है। अब प्राणायाम के साइंस से आगे बढ़ते हैं। नोट्स का अगला हिस्सा मुद्राओं और प्रत्याहारा पर शिफ्ट होता है। मुद्रा वाले सेक्शन में एक नाम थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, तड़ागी मुद्रा। इसे ब्रैकेट में द पॉन्ड जेस्चर भी लिखा गया है। तो ये तालाब या पॉन्ड का क्या कनेक्शन है इस मुद्रा से? संस्कृत में तडाग शब्द का मतलब ही होता है मैनमेड पॉन्ड या जलाशय, और मुद्रा का अर्थ है सील, जो बॉडी में एनर्जी के लीकेज को रोकती है। ओके। इसको प्रैक्टिस करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें इंसान दंडासना में बैठता है, मतलब पैर सामने सीधे करके, फिर आगे की तरफ झुककर दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़ लिया जाता है और तब पेट को हवा से पूरा भर लिया जाता है। यानी एक खाली तालाब जिसमें पानी भर रहा हो। एग्जैक्टली।
जैसे तालाब पानी से भरकर फूल जाता है, वैसे ही हमारा पेट हवा से भरकर एक पॉन्ड की शेप ले लेता है। विजुअलाइजेशन तो क्लियर हो गया, पर इसका फिजिकल फायदा क्या है? आगे झुककर पेट में हवा भरने से डाइजेशन कैसे ठीक हो रहा है? इसका फिजियोलॉजी काफी साइंटिफिक है। जब आप आगे झुकते हैं और पेट में हवा भरते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ प्रेस होता है। इससे आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जैसे लिवर, आंते, पैंक्रियाज, इन सबको एक डीप और नेचुरल मसाज मिलती है। इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज। हाँ, उस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो डाइजेशन की पुरानी बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन यहाँ एक रूल है जिस पर टीचर्स बहुत फोकस करते हैं। इसे हमेशा खाली पेट करना चाहिए या फिर भारी खाना खाने के कम से कम 3-4 घंटे बाद, और बॉडी बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। यही जो स्थिरता या स्टेबिलिटी की बात आपने की, ये सीधा अष्टांगा योग के 5वें अंग से जुड़ती है, प्रत्याहार। सही पकड़ा आपने। नोट्स में प्रत्याहार को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर यूज किया गया है, कछुए का खोल या इनर टॉर्टस शेल। तो ये कछुए वाला कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? ये इस पूरे चैप्टर का सबसे डीप हिस्सा है। पहले वर्ड को ब्रेक करते हैं। प्रति का मतलब है दूर या अवे, और आहारा का मतलब है भोजन या नरिशमेंट। आहारा तो खाना हुआ ना, जो हम खाते हैं। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। योगा फिलॉसफी में आहारा सिर्फ वो नहीं जो हम मुंह से खाते हैं। आहारा वो हर एक चीज है जो हमारी 5 सेंसेस से दिमाग के अंदर जा रही है। साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल। राइट। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो सब माइंड का फूड है। अब कछुए का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे ही उसको किसी खतरे का एहसास होता है, वो अपने सारे सॉफ्ट अंगों को अपने मजबूत खोल के अंदर खींच लेता है, सुरक्षित हो जाता है एकदम। वैसे ही प्रत्याहारा हमारी सेंसेस को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से हटाकर अंदर की तरफ खींचने की कला है। कठोपनिषद का एक श्लोक भी नोट्स में दिया है इसके लिए, तान योगम मिति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणम, जिसका मतलब है कि योगा की असली स्टेट वही है जहां सेंसेस कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाएं। बिल्कुल सही। अगर हम इसको आज की डिजिटल लाइफ से जोड़ें तो ये स्मार्टफोन के DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब मोड जैसा साउंड करता है। सोचो, एक स्टूडेंट कैफे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है या कोई आम इंसान ऑफिस के प्रोजेक्ट पर फोकस्ड है। प्रत्याहारा उस माइंड के लिए एक नॉइस कैंसलिंग हेडफोन बन जाता है जो बाहर के नोटिफिकेशंस और शोर को ब्लॉक कर देता है। बहुत ही मॉडर्न और एक्यूरेट एग्जाम्पल है ये इनर पीस का पहला कदम है। हम दुनिया का शोर तो बंद नहीं कर सकते, पर प्रत्याहारा हमें सिखाता है कि हम अपना इंटरनल स्विच जरूर ऑफ कर सकते हैं। पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है इसमें। प्रत्याहार से हमने स्विच तो ऑफ कर दिया, फोन DND पर चला गया, लेकिन उसके बाद क्या? दिमाग शांत जगह पर जाकर अपने ही ख्यालों में भटकने लगता है। तो उसे वहां टिकाए कैसे रखें? नोट्स में इसके लिए एक PDDS फॉर्मूला दिया गया है। हाँ, और एग्जाम के नजरिए से ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है। ये PDDS फॉर्मूला बेसिकली एक सिंथेसिस आर्क है। P से प्रत्याहार, D से धारणा, अगले D से ध्याना और S से समाधि। तो प्रत्याहार के बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ धारणा। इसका क्या मतलब है? धारणा का आसान मतलब है अपने उस भटकते हुए मन को किसी एक स्पेसिफिक बाउंड्री या बिंदु पर बांध देना, एंकर कर देना। जैसे कि किसी एक चीज पर फोकस करना। इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका नोट्स में है जो हम अभी ट्राई कर सकें? बिल्कुल है। ज्योति त्राट का इसका सबसे साइंटिफिकली प्रूवन एग्जाम्पल है। एक अंधेरे कमरे में बैठकर आंखों से एक हाथ की दूरी पर एक मोमबत्ती या दीपक की लौ को रखा जाता है और उस लौ को बिना पलक झपकाए एकटक देखा जाता है जब तक आंखों से पानी ना आने लगे। ये तो फोकस को लेजर शार्प करने का तरीका लग रहा है ना? लेकिन इसमें एक कैच है जो एग्जाम में पूछा जाता है। त्राटका के बाद आंखों की नर्व्स को आराम देना जरूरी है। इसके लिए दोनों हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखा जाता है, जिसे पामिंग कहते हैं। ये इमोशनल बैलेंस भी लाता है। अच्छा, एक और चीज जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, धारणा और ध्याना, दोनों का मतलब तो कंसंट्रेशन ही लग रहा है ना? जैसे अगर मैं उस दीपक को देख रहा हूं तो वो धारणा है या ध्याना? ये वाकई ट्रिक क्वेश्चन है और इंटरव्यूज में हमेशा आता है। इसे ऐसे समझिए, धारणा में आपको मन को उस लौ पर रोके रखने के लिए लगातार एफर्ट करना पड़ता है। दिमाग भागेगा, आप उसे पकड़ के वापस लाएंगे, एक स्ट्रगल चलता रहता है, कोशिश चल रही है। हाँ, लेकिन जब यही धारणा इतनी डीप हो जाए कि बिना किसी कोशिश के
एकदम नेचुरल तरीके से फोकस लगातार बना रहे, तब वो स्टेट ध्याना कहलाती है। नोट्स में इसके लिए एक बहुत प्यारा संस्कृत शब्द यूज किया है, तेलाधारावत। तेलाधारावत यानी तेल की धारा की तरह। ये एनालॉजी कैसे सेट होती है इस पर? इमेजिन कीजिए कि आप एक बर्तन से पानी गिरा रहे हैं। पानी टूट टूट कर या बूंदों में गिरता है, लेकिन अगर आप गाढ़ा तेल गिराएंगे तो वो बिना टूटे एक कंटिन्यूअस धारा में गिरेगा। जब आपका फोकस ठीक उस तेल की धारा जैसा अनब्रेकेबल हो जाए, तब उसे ध्याना कहते हैं। स्टेट ऑफ फ्लो, जिसमें आसपास के टाइम और एनवायरनमेंट का पता ही ना चले। एग्जैक्टली। तो ध्यारणा वो कोशिश है जो हम करते हैं, और ध्याना वो रिजल्ट है जो नेचुरल फ्लो में आता है। और इस सीढ़ी का आखिरी स्टेप है एस से समाधि। समाधि इस यौगिक जर्नी की अल्टीमेट स्टेट है। ये वननेस या परम पूर्णता है, जहां ध्यान लगाने वाला इंसान और जिस पर ध्यान लगाया जा रहा है, दोनों के बीच की बाउंड्री खत्म हो जाती है। दोनों एक हो जाते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन अपनी इंस्ट्रूमेंट में इतना खो जाए कि वो दोनों अलग अलग ना लगें, वही समाधि है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। ये पार्ट तो काफी फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन नोट्स का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो थोड़ा लाइट और प्लेफुल है। उसमें क्रीड़ा योगा का जिक्र है। एक आम स्टूडेंट सोचेगा, एग्जाम की तैयारी में खेलकूद का क्या काम? यही सिलेबस की ब्यूटी है कि ये हर एज ग्रुप की साइकोलॉजी को देखता है। क्रीड़ा योगा या प्ले थेरेपी खासकर स्कूल के बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी टूल है। इसका गोल्डन रूल है एक्टिव पार्टिसिपेशन। लेकिन खेल में को जीतना ही एम होता है ना? नॉर्मल गेम्स में हाँ, पर क्रीड़ा योगा में जीतने या हारने का कोई प्रेशर नहीं होता। किसी को हराने का कंपटीशन नहीं है और फेल होने का तो कोई डर ही नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द जॉय ऑफ प्लेइंग। नोट्स में शायद कुछ गेम्स के नाम भी दिए थे जो क्लास में करा सकते हैं, जैसे नौमास्पर्नम, जिसमें बच्चे सर्कल में बैठते हैं और विसल बजने पर योगा के कॉन्सेप्ट्स का नाम लेना होता है। एक और था, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है गेम। ये लंग से कैसे जुड़ा हुआ है? वो गेम बड़ा स्मार्ट तरीका है लंग कैपेसिटी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का। उसमें पहला इंसान एक बार जोर से बोलता है हा हा, दूसरा बोलता है 2 बार हा हा हा, तीसरा 3 बार, और जो जेन्युइनली हंस पड़े या काउंटिंग भूल जाए वो बाहर। हा, बिना लेक्चर दिए बच्चों को ब्रेथ कंट्रोल सिखाने का क्या बढ़िया और इंटरैक्टिव मेथड है ना? एकदम फन वे में। इस चर्चा में एक और सीरियस मुद्दा उठाया गया है, जो बेसिकली एडोलेसेंस यानी 10 से 19 साल के टीनेजर्स की लाइफ से रिलेटेड है। आज के यूथ पर तो कितना प्रेशर है, स्टडीज का, सोशल मीडिया का और हार्मोन्स का अलग। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन्हीं चेंजेस को मैनेज करना है। इसलिए इस एज ग्रुप के लिए नोट्स में एक क्लियर गोल्डन रूल लिखा है, रीच आउट, यानी मदद मांगो। ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि टीनेजर्स अक्सर अपने गुस्से और प्रॉब्लम्स को अंदर ही दबाते रहते हैं। वही नहीं करना है। उन्हें सिखाना जरूरी है कि अगर सफोकेटेड फील कर रहे हो तो टीचर्स, पेरेंट्स या प्रोफेशनल काउंसलर से बात करो। हमारे सोसाइटी में फिजिकल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास भागते हैं लोग, पर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक कलंक या वीकनेस माना जाता है। और यही स्टिग्मा तो तोड़ना है ना। नोट्स एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना उतना ही नॉर्मल है जितना बुखार में फिजिशियन के पास जाना। योगा और प्राणायाम एंजाइटी मैनेज करने में मदद जरूर करते हैं, पर वो मेडिकल थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है। सही बात। और जब हम इन इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज ना करने की बात करते हैं, तो खास तौर पर गुस्सा। नोट्स में भगवद गीता के चैप्टर 2 के श्लोक 62 और 63, 2.62, 2.63 का डिटेल एनालिसिस दिया है। इसे डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ एंगर कहा गया है, एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल। ये चेन काम कैसे करती है? ये गीता का प्योर साइकोलॉजी वाला हिस्सा है और एग्जाम में इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। इस स्पाइरल की शुरुआत होती है एक बहुत छोटे निर्दोष से लगने वाले स्टेप से, किसी चीज के बारे में लगातार विचार करना। जैसे मुझे नई बाइक चाहिए और मैं उसके ही ख्याल में डूबा हूं। एक तीव्र इच्छा या डिजायर में बदल जाता है कि अब मुझे ये चीज हर हाल में चाहिए ही चाहिए। पर प्रैक्टिकल लाइफ में तो हर इच्छा पूरी नहीं होती। तो जब वो डिजायर पूरी नहीं होती या कोई रुकावट आती है, तब जन्म होता है क्रोध यानी गुस्से का। वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर बन जाती है। पर तबाही यहाँ नहीं रुकती। क्रोध जब आता है तो अपने साथ भ्रम यानी डिल्यूजन लाता है। भ्रम का मतलब सही गलत की पहचान खत्म होना। बिल्कुल। गुस्से में ऐसी पट्टी बन जाती है आंखों पर कि सब धुंधला हो जाता है। उस भ्रम से होता है स्मृति नाश यानी मेमोरी का लॉस। इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, सामने खड़ा शख्स कौन है। फिर स्मृति नाश होने के बाद
उसके बाद होता है बुद्धिनाश यानी लॉस ऑफ इंटेलेक्ट। आपका दिमाग, आपका लॉजिक चलना पूरी तरह बंद हो जाता है। और फाइनल स्टेप होता है पतन, यानी कंप्लीट रुइन। बाप रे, ये कितनी डेंजरस और लॉजिकल चेन है। विचार, फिर लगाव, फिर इच्छा, इच्छा टूटी तो क्रोध आया, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृतिनाश, फिर बुद्धिनाश और आखिर में इंसान का पतन। सही पकड़ा आपने, साइकिल। और इसमें अहम मोमेंट पता है क्या है? इस पूरे चेन में गुस्से की शुरुआत चीखने चिल्लाने से नहीं हुई थी। उसकी जड़ थी वो पहला छोटा सा विचार। ओह, इसका मतलब अगर हमने शुरू में जिस प्रत्याहारा की बात की थी, अगर कछुए की तरह सेंसेस कंट्रोल में हो तो वो पहला विचार ही दिमाग में नहीं आएगा और चेन वहीं कट जाएगी। एग्जैक्टली। प्रत्याहारा इस चेन को थॉट लेवल पर ही ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को रैप अप करें तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि केवीएस के ये नोट्स सिर्फ मार्क्स लाने की ट्रिक नहीं है। जब एग्जामिनर असेसमेंट लेता है तो वो सिर्फ आसन का झुकाव नहीं देखता, वो देखता है आपकी स्टेबिलिटी, ब्रेथ अवेयरनेस और फिजिकल अलाइनमेंट। बिल्कुल सही। ये क्राइटेरिया सिर्फ एक एग्जाम के नहीं है, एक बैलेंस्ड और खुशहाल लाइफ जीने के मंत्र हैं। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ। और चर्चा को एंड करने से पहले मैं एक फाइनल थॉट लिसनर के लिए छोड़ना चाहूंगी, जहाँ थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन जरूरी है। जरूर। हम इंसान अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा एफर्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में लगा देते हैं। एसी का टेम्परेचर ठीक हो, लोग हमारे हिसाब से चलें, पर सच्चाई ये है कि बाहरी दुनिया पर हमारा कंट्रोल ना के बराबर है। तो सोचिए, अगर हम अपनी उस एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा भी अपने अंदर के कछुए को रेगुलेट करने में, अपनी सांसों को कंट्रोल करने में लगा दें, तो क्या बाहर का शोर हमारी शांति को कभी छीन पाएगा? कमाल का सवाल है। बाहर का दरवाजा बंद करने से बेहतर है अंदर की तरफ मुड़कर अपनी सांसों से जुड़ना। और इसी खूबसूरत थॉट के साथ हम आज के इस अध्याय को यहीं रोकते हैं। इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल हम अपने आसपास एक अजीब सा पैटर्न देखते हैं। एक आम इंसान जो बहुत अच्छी और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है, रोज महंगे जिम जाता है और देखने में एकदम फिट लगता है। हाँ, बाहर से तो एकदम फिट लगता है। एग्जैक्टली, एकदम फिट। पर अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर कोई ऐसी सिवियर ऑटो इम्यून बीमारी निकल आती है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की होती। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली बहुत बड़ा सवाल है आज के टाइम में। सही में। और योग दर्शन और अब मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि किसी भी बीमारी की शुरुआत हमारे फिजिकल शरीर में होती ही नहीं है। उसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में, और वो भी बहुत पहले। तो आज की इस गहन चर्चा में हम सकारात्मक स्वास्थ्य का मार्ग यानी द पाथ टू पॉजिटिव हेल्थ के इस प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट का पूरा विश्लेषण करेंगे। इस टॉपिक को डिटेल में अनपैक करूं, और आप तो एक्सपीरियंस टीचर हैं ही, तो हमें इसके डेप्थ में ले जाएंगे एकदम। और देखो, इस गहन चर्चा का मकसद सिर्फ इन नोट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है। हम स्वास्थ्य, योग और ह्यूमन बॉडी के इन कोर प्रिंसिपल्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप एक लॉजिकल सीक्वेंस में समझेंगे। फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल छप जाए, ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। राइट? एग्जैक्टली। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चंस को बहुत ट्विस्ट करके पूछते हैं। अगर बेस क्लियर है तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि असल जिंदगी के लिए भी एक सर्वाइवल गाइड है। मैं आज एकदम उस स्टूडेंट वाले मोड में हूँ। मेरे पास इन टॉपिक्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहता हूँ कि इन नोट्स में छुपे हर एक रैंक बूस्टर बॉक्स और हर एक हिडन ट्रिक को हम डिटेल में खोलें। तो शुरुआत करते हैं स्लाइड 1 से, इस पूरे खेल के रूट कॉज से, यानी महर्षि पतंजलि के फिलॉसफी वाले हिस्से से। हाँ, वहीं से शुरू करना सबसे लॉजिकल है। नोट्स में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह लिखी है कि जीवन में जितने भी दुख हैं उनका मूल कारण रूट कॉज एक ही है, जिसे अविद्या या इग्नोरेंस कहा गया है। पर यहां मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। पूछे, क्या डाउट है? अगर अविद्या सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस या सही जीवन शैली के प्रति जागरूकता की कमी है, तो इससे फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह की प्रॉब्लम्स कैसे पैदा हो सकती हैं? फिजिकल जैसे मोटापा और मेंटल जैसे डिप्रेशन तो फिर भी समझ आता है। पर अविद्या से क्राइम जैसी सोशल प्रॉब्लम का क्या कनेक्शन है? क्या अविद्या किसी कंप्यूटर वायरस की तरह है जो बैकग्राउंड में एंटर करता है और फिर पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है? अरे वाह, ये एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट है। अविद्या बिल्कुल उस रूट वायरस की तरह है जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसता है। देखिए, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है।
अगर एक व्यक्ति को अपने अंदर की शांति और संतुलन का ज्ञान नहीं है, यानी वही अविद्या है, तो वो अंदर से हमेशा कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। अच्छा, तो वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और ये फ्रस्ट्रेशन मेंटल लेवल पर स्ट्रेस और डिप्रेशन बनेगी। अब उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो व्यक्ति गलत लाइफस्टाइल अपनाएगा, वो जंक फूड खाएगा या अल्कोहल लेगा, जो आगे चलकर फिजिकल बॉडी में ओबेसिटी, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर बन जाएगा। व्यक्ति का इंटरैक्शन समाज के दूसरे लोगों से होगा तो वो गुस्सा, वायलेंस या क्राइम के रूप में बाहर आएगा। रूट कॉज एक ही था, इग्नोरेंस, लेकिन उसने तीनों लेवल्स पर सिस्टम को करप्ट कर दिया। ओह वाह, अब ये डॉट्स पूरी तरह कनेक्ट हो रहे हैं। यानी बीमारी या प्रॉब्लम के सिम्टम्स अलग अलग लेवल पर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, पर वायरस एक ही है। तो इस अविद्या वाले वायरस का एंटीवायरस क्या है फिर? इसका सबसे पावरफुल एंटीवायरस है अष्टांगा योगा। ये कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन और होलिस्टिक हेल्थ की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें 8 स्टेप्स होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एग्जैक्ट सीक्वेंस बहुत हाई यील्ड है। इसे ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ। ये 8 स्टेप्स हैं। पहला यमा यानी सामाजिक नियम, दूसरा नियमा यानी व्यक्तिगत आचरण, तीसरा आसना मतलब फिजिकल पोस्चर्स, चौथा प्राणायामा जो सांसों का नियंत्रण है। एक सेकंड, यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, ठीक है, और आगे के 4? पांचवा है प्रत्याहार, जिसमें अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से अंदर की तरफ खींचना होता है। छठा धारणा यानी कंसंट्रेशन, सातवां ध्याना जो मेडिटेशन है, और आखिरी में समाधि यानी अल्टीमेट लिबरेशन। इन 8 चरणों को सिक्वेंशियली फॉलो करके ही हम उस रूट वायरस यानी अविद्या को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। ये सीक्वेंस तो सच में रैंक बूस्टर ट्रिक है। यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि। पर अगर हम इस रूट वायरस के अटैक को समझना चाहते हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये अटैक आखिर किस सिस्टम पर हो रहा है, राइट? हम तो आमतौर पर सिर्फ एक ही बॉडी को जानते हैं जो आईने में दिखती है। हाँ, जो फिजिकल बॉडी हम सुबह उठकर देखते हैं। पर स्लाइड 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर 3 सर्कल्स बनाकर 3 शरीरों का जिक्र किया गया है। ये 3 शरीर वाला नया कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा और डीप और इंटरेस्टिंग हो जाता है। योग दर्शन के अनुसार आईने में जो दिखता है वो सिर्फ हमारा स्थूला शरीर यानी फिजिकल बॉडी है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक दूसरी इनविजिबल लेयर है। इनविजिबल लेयर, उसका क्या नाम है? इसे सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। ये हमारे मन, हमारी वाइटल एनर्जी और हमारी बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। और इन दोनों के भी डीप अंदर सबसे कोर में होता है कारणा शरीर। कारणा शरीर मतलब कॉजल बॉडी, राइट? एकदम सही। ये सबसे भीतरी स्रोत है जहां हमारे पिछले कर्म और संस्कार स्टोर होते हैं। बाकी दोनों शरीर इसी कारणा शरीर से अपनी एग्जिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाएं तो क्या पूर्ण स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इस स्थूला शरीर का ठीक होना नहीं है? मान लीजिए मेरी ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है और मेरे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से हमेशा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस रहता हूं, तो क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं हेल्दी नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। और यही इस स्लाइड का सबसे बड़ा टेक अवे है और एग्जाम में यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम तभी हेल्दी कह सकते हैं जब वो इन तीनों शरीरों में रोग मुक्त हो। अच्छा, तीनों में हार्मनी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, यानी आपके सूक्ष्म शरीर में प्रॉब्लम है, या आप अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर डीपली कंफ्यूज्ड हैं, यानी कराना शरीर में अविद्या बैठी है, तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस आपको हेल्दी नहीं बनाती। ट्रू हेल्थ का मतलब है फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल बॉडीज के बीच एब्सोल्यूट हार्मनी। ये बहुत ही प्रोफाउंड पर्सपेक्टिव है। अब मैं स्लाइड 3 में देख रहा हूं कि इन्हीं शरीरों की लेयर्स को थोड़ा और मैग्नीफाई करके समझाया गया है। यहां पंच कोशास यानी अस्तित्व के 5 आवरण की बात की गई है। इन लेयर्स को हम प्याज के छिलकों की तरह कैसे इमेजिन करें? इसे एक सिस्टमैटिक हायरार्की की तरह समझते हैं। सबसे बाहरी लेयर है अन्नमया कोशा या फूड शीट। जो अन्न या भोजन हम खाते हैं उससे ये फिजिकल बॉडी बनती है। ठीक है, अन्नमया कोशा सबसे बाहर हो गया। फिर इसके ठीक अंदर आता है प्राणमया कोशा या वाइटल एनर्जी शीट। ये हमारे 5 प्राणों से बनता है जो बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी का फ्लो मेंटेन करते हैं।
तीसरा है मनोमया कोशा या मेंटल शीथ। जिसमें हमारी मेंटल चीजें, थॉट्स वगैरह आती होंगी। हाँ, ये हमारा मेंटल एस्पेक्ट है, हमारी भावनाएं और विचार। चौथा है विज्ञानमया कोशा या इंटेलेक्चुअल शीथ। ये हमारी बुद्धि और जजमेंट का सेंटर है। और सबसे अंदर बिल्कुल कोर में है आनंदमया कोशा या ब्लिसफुल शीथ। ये आत्मा का रिफ्लेक्शन है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योर आनंद होता है। अगर मैं इसको एक मॉडर्न डे एनालॉजी से समझना चाहूँ ताकि एग्जाम में आसानी से याद हो जाए, क्या मैं कह सकता हूँ कि अन्नमया कोशा हमारा हार्डवेयर है और मनोमया कोशा एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो बाहरी दुनिया से आने वाले डेटा, इमोशंस और अनुभवों को प्रोसेस करता है। हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। और उसके ऊपर जो विज्ञानमया कोशा है वो एक जज या सीईओ की तरह है जो उस डेटा को देखकर सही और गलत का डिसीजन लेता है। और कारणा शरीर, जिसके बारे में हमने पहले बात की, वो एक अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जहां ये सब रन हो रहा है। ये एनालॉजी वाकई कमाल की है। और सच बताऊं तो एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए ये बहुत काम आएगी। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ये सिस्टम। जब मनोमाया कोशा रूपी सॉफ्टवेयर में कोई बग आता है, जैसे नेगेटिव थॉट्स या गुस्सा, तो सीईओ एक्शन लेता होगा। वही तो बात है। अगर आपका विज्ञानमया कोशा रूपी सीईओ स्ट्रांग नहीं है और उसकी जजमेंट वीक है, तो वो उस बग को पूरे सिस्टम में फैलने देगा और आखिरकार वो बग आपके हार्डवेयर यानी अन्नमया कोशा को क्रैश कर देगा। यही चीज तो स्लाइड 4 में बहुत ब्रिलियंटली समझाई गई है। अब विद्या से व्याधि तक का सफर, यानी एक नॉर्मल इंसान आखिर बीमार पड़ता कैसे है, ये पूरा पाथ यहाँ क्लियरली मैप्ड आउट है। हाँ, और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रैंक बूस्टर ट्रिक है, इसे नोट कर लेना। इसका सीक्वेंस एग्जाम्स में 100% पूछा जाता है। इसे इन 5 स्टेप्स में हमेशा याद रखना है। मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ। स्टेप 1 है अविद्या यानी इग्नोरेंस। ये बीज है जो सबसे डीप कारणा शरीर में उत्पन्न होता है। स्टेप 2 है क्लेशा। अविद्या के कारण दिमाग में अशुद्धियां और भ्रम पैदा होते हैं। इंसान रियलिटी को गलत समझने लगता है। मतलब उसका सॉफ्टवेयर करप्ट होना शुरू हो गया। एग्जैक्टली। फिर आता है स्टेप 3, जिसे आधि या मेंटल डिजीज कहते हैं। ये मनोमया कोशा में इम्बैलेंस लाता है। हताशा, गुस्सा, लालच, डर, ये सब आधि हैं। स्टेप 4 है प्राणिक ब्लॉकेज। अब ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि जब मन डिस्टर्ब होता है तो हमारी नाड़ियों में प्राण यानी एनर्जी का प्रवाह रुक जाता है या फिर गलत दिशा में बहने लगता है। और फाइनली स्टेप 5 है व्याधि या फिजिकल डिजीज। जब बॉडी के किसी ऑर्गन को लगातार एनर्जी नहीं मिलती तो वहां फिजिकल बीमारी हो जाती है, जिसे व्याधि कहते हैं। तो सीक्वेंस है अविद्या, फिर क्लेशा, फिर आधि, फिर प्राणिक ब्लॉकेजेस और एंड में व्याधि। ये याद रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर समझते हैं। ये आधि यानी मानसिक परेशानी अचानक प्राणिक ब्लॉकेज यानी फिजिकल एनर्जी को कैसे रोक देती है? ऐसा क्या बदल जाता है बॉडी में? बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा है। देखिए, जब हम मेंटल स्ट्रेस में होते हैं यानी आधि की स्टेट में, तो हमारी बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। इसका सबसे पहला असर हमारी सांसों पर पड़ता है। अच्छा, हाँ, गुस्से में सांस तेज चलने लगती है। बिल्कुल। आपने ध्यान दिया होगा कि गुस्से या डर में हमारी सांस लेने की गति शैलो और इर्रेगुलर हो जाती है। योग में सांस ही प्राण का वाहन है। जब सांस इर्रेगुलर होती है तो बॉडी के एनर्जी चैनल्स में नॉट्स या ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। इसे ही प्राणिक ब्लॉकेज कहते हैं। तो अगर एनर्जी का रास्ता ब्लॉक हो गया तो आगे दिक्कत होगी। हाँ, अगर आपके दिल या पेट को जाने वाली एनर्जी लाइन ब्लॉक हो गई तो वो ऑर्गन धीरे धीरे वीक होने लगेगा। और वही वीक ऑर्गन आगे चलकर व्याधि बन जाता है। हाँ, ये मैकेनिज्म तो सच में आंखें खोलने वाला है। और इस सफर को स्लाइड 5 के फेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट वाले हिस्से में और भी क्लियर किया गया है। सुना है मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब मान रही है कि ऐसी मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। हाँ, और इस प्रोसेस को 4 क्लियर फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज है साइकिक फेज या मानसिक चरण। यहां बीमारी सिर्फ आपकी दिमाग में है। आपको इमोशनल ट्रॉमा या अशांति महसूस हो रही है जो सिर्फ मनोमया कोशा तक सीमित है। उसके बाद दूसरा फेज कौन सा होता है? दूसरा फेज है साइकोसोमैटिक फेज या मनोदायिक चरण। अब उन बुरे विचारों का असर आपकी वाइटल एनर्जी पर आने लगा है। स्ट्रेस की वजह से हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगता है। ये प्राणामया कोशा का डिस्टर्बेंस है। मतलब अब बीमारी फिजिकल बॉडी पर असर डालना शुरू कर रही है। सही कहा।
फिर तीसरा फेज है सोमैटिक फेज या दैहिक चरण। यहाँ आपके एक्चुअल ऑर्गन्स पर एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ने लगता है। बीपी लगातार हाई रहने से हार्ट की फंक्शन कैपेसिटी कम होने लगती है। और चौथा और आखिरी फेज है ऑर्गेनिक फेज या जैविक चरण। यहाँ तो परमानेंट डैमेज हो चुका होता होगा। हाँ, यहाँ आकर ऑर्गन एक्चुअली डैमेज हो जाता है, टिश्यू डैमेज होता है और हार्ट डिजीज या एस्थमा फुली डायग्नोस हो जाता है। बाप रे, इसका मतलब है कि जब किसी को अचानक हार्ट अटैक आता है या एस्थमा अटैक आता है तो वो अचानक नहीं होता। बीमारी फेज 1 में बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन हम आमतौर पर फेज 4 में आकर डॉक्टर के पास भागते हैं जब ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है। वही तो सबसे बड़ी गलती है। हम सिर दर्द की गोली खा लेते हैं पर उसके रूट कॉज, उस अधि को एड्रेस नहीं करते। तो अब जब हमें इस प्रॉब्लम का ओरिजिन और मैकेनिज्म पूरी तरह समझ आ गया है, तो इसका इलाज क्या है? इन तीनों बॉडीज को हेल्दी कैसे रखें, ये हम स्लाइड 6 में देख सकते हैं, राइट? बिल्कुल। इस पूरे साइकिल को रिवर्स करने और सभी कोशिकाओं में हार्मनी लाने के लिए हमें स्वस्थ जीवन के 5 योगिक सिद्धांत यानी 5 पिलर्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ को अपनी डेली लाइफ में अपनाना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 पिलर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पॉजिटिव हेल्थ के पिलर्स कितने हैं, तो यही 5 आएंगे। आहारा यानी डाइट, विहारा यानी रिक्रिएशन, आचारा यानी कंडक्ट, विचारा यानी थिंकिंग और व्यवहारा यानी बिहेवियर। तो चलिए स्लाइड 7 से इन 5 प्रिंसिपल्स को एक एक करके ठीक से ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि यही वो एक्चुअल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहारा यानी हमारे भोजन की। यहाँ एक शब्द लिखा है मिताहारा। हाँ, मिताहारा का कॉन्सेप्ट योगिक डाइट का कोर है। इसे पेट का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ने का नियम कहते हैं, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। पर यहाँ भोजन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक समझ आता है कि दूध, फल और स्प्राउट्स हैं, लेकिन राजसिक और तामसिक भोजन को अवॉइड करने को क्यों कहा गया है? खासकर राजसिक, जिसमें भारी और मसालेदार खाना आता है। सुना है उससे तो एनर्जी मिलती है ना? ये कंफ्यूजन बहुत आम है और इसीलिए एग्जाम में ये ट्रिक क्वेश्चन बनकर आता है। देखिए, योग का लक्ष्य सिर्फ फिजिकली एनर्जेटिक होना नहीं है, बल्कि अपने मनोमया कोशारूपी सॉफ्टवेयर को स्टेबल रखना भी है। सात्विक भोजन पाचन में आसान होता है और दिमाग को शांत रखता है। और राजसिक भोजन का क्या असर होता है? दूसरी तरफ राजसिक भोजन, जिसमें स्पाइसी और बहुत ज़्यादा नमक या तीखा होता है, वो फिजिकल लेवल पर इंस्टेंट एनर्जी ज़रूर देता है, पर ये मन में बेचैनी, हाइपर एक्टिविटी और गुस्सा बढ़ाता है। अगर आप ध्यान या मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो राजसिक खाना आपको टिककर बैठने नहीं देगा, आपका माइंड भागता रहेगा। अच्छा, और तामसिक खाना तो और भी बुरा होगा फिर? हाँ, तामसिक भोजन जैसे बासी खाना, ओवर प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल या टोबैको, ये तो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। ये हमारे अंदर आलस और अंधकार पैदा करते हैं। इसलिए तामसिक भोजन को एकदम रेड फ्लैग किया गया है। एग्जाम प्रेप के टाइम अगर आप रात को मैगी खा रहे हैं, तो वो तामसिक और राजसिक का मिक्स है जो फोकस डिस्ट्रॉय करता है। तो नहीं है। वो आपके मूड और माइंड की कोडिंग भी करता है। स्लाइड 8 पर आते हैं, जहां बाकी प्रिंसिपल्स की बात है। दूसरा और तीसरा प्रिंसिपल है विहारा और आचारा। इनको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाएं कि इनका एक्चुअल मतलब क्या है रोज की जिंदगी में। विहारा का मतलब है रिक्रिएशन या मनोरंजन। दिमाग एक मशीन की तरह लगातार काम नहीं कर सकता। एक पॉजिटिव माइंड के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रेस्ट लें, नेचर के साथ वक्त बिताएं या कोई ऐसी हॉबी फॉलो करें जो आपके मन को रिलैक्स करे। तो ये मेरे मेंटल सिस्टम का रीसेट बटन हो गया एक तरह से। एग्जैक्टली। और आचारा का मतलब है कंडक्ट या आपका रूटीन। आपके सोने का, जागने का और काम करने का एक अनुशासन होना चाहिए। बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलती है। अगर आपका आचारा ठीक नहीं है, आप रात को 3 बजे सो रहे हैं, तो आपका प्राणोमाया कोशा और एनर्जी फ्लो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। वाओ, हर चीज कितनी डीपली कनेक्टेड है। अब आते हैं आखिरी 2 प्रिंसिपल्स पर, विचारा और व्यवहारा। विचारा वाले सेक्शन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेंशन है कि हमारा आज का वर्तमान हमारे पिछले विचारों का ही नतीजा है और मेंटल वृत्तिज को रेगुलेट करने के लिए ध्यान जरूरी है। पर मेरा ध्यान सबसे ज्यादा व्यवहारा वाले हिस्से पर गया है। अच्छा, उसमें क्या डाउट आया आपको? यहाँ कर्म योगा की बात है कि बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करें। पर यहाँ एक नियम लिखा है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। लिखा है कि दुखी लोगों के प्रति करुणा
और बुरे लोगों के प्रति उदासीनता दिखाएं। हाँ, इनडिफरेंस। ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर जाते हैं। यहाँ एक क्लियर काउंटर क्वेश्चन बनता है, क्या बुरे लोगों के प्रति उदासीनता दिखाना थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? अगर हम देखें कि कोई बुरा काम कर रहा है तो हम उसे ठीक करने की कोशिश क्यों ना करें? इनडिफरेंस क्यों? ये डाउट क्लास में अक्सर उठता है और इसके पीछे का योगिक लॉजिक बहुत ही गहरा है। देखिए, योग ये नहीं कहता कि आप प्रैक्टिकली कोई गलत काम होते हुए देखें तो उसे ना रोकें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है। तो फिर उदासीनता का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर अगर आप बुरे लोगों या उनकी नेगेटिव एनर्जी के साथ खुद को डीपली जोड़ लेंगे तो आप अपना खुद का मनोमया कोशा करप्ट कर लेंगे। उदासीनता यानी इनडिफरेंस यहाँ स्वार्थ नहीं है, ये असल में आपकी इंटरनल पीस का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सिक्योरिटी शील्ड है। अच्छा, तो मैं अपनी एनर्जी को बचा रहा हूँ ताकि मैं ड्रेन ना हो जाऊं? बिल्कुल। अगर आप दूसरे की नेगेटिविटी को माइंड में ले आए तो आपका अपना सिस्टम वायरस इन्फेक्टेड हो जाएगा और एक बीमार इंसान किसी और की क्या मदद करेगा। इसलिए योग कहता है कि प्राइमरी फोकस अपने क्लेशास और मेंटल स्टेट को बचा कर रखने पर होना चाहिए। ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द मनोमाया कोशा। ये पॉइंट मैं डेफिनेटली याद रखने वाला हूँ। अब थ्योरी हमने काफी कवर कर ली, स्लाइड 4-8 तक। अब आते हैं स्लाइड 9 पर। इसको रियल लाइफ में, हमारी रोज की थाली में कैसे उतारें? वही सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। यहाँ योगिक डाइटरी कॉम्पोजिशन और खाने के प्रैक्टिकल नियमों पर बात की गई है, जैसे शांत मन से खाना और अच्छी तरह चबाना। एक नियम यहाँ है कि खाने से 1 घंटा पहले और बाद तक पानी ना पीना। इसके पीछे का लॉजिक वही है ना कि पानी पीने से हमारे डाइजेस्टिव जूसेस और स्टमक एसिड डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डाइजेशन एक फायर यानी अग्नि की तरह है और अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी डालेंगे तो वो आग बुझ जाएगी। और इसी के आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टमक इक्वेशन दिया है। लिखा है कि अपने पेट को आधा सॉलिड भोजन से भरें, 1/4 पानी के लिए रखें और बचा हुआ 1/4 हिस्सा हवा के लिए खाली छोड़ दें। सॉलिड और पानी का प्रोपोर्शन तो ठीक है, पर हवा के लिए पेट खाली कैसे छोड़ें? कोई मीटर तो होता नहीं है अंदाजा लगाने का कि पेट में कितनी हवा बची है। इसको समझने के लिए एक सिंपल रैंक बूस्टर टिप देती हूँ। इसे सुनकर आप हमेशा याद रखेंगे। आमतौर पर हम तब तक खाते रहते हैं जब तक खाना गले तक ना आ जाए या जब तक एक बड़ी सी बर्प यानी डकार ना आ जाए, है ना? हाँ, आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। जब तक पेट एकदम टाइट ना हो जाए लोग खाते हैं। योगिक अप्रोच कहती है कि बर्प आने से ठीक पहले रुक जाना चाहिए। वो जो स्लाइड स्पेस आप छोड़ते हैं वही हवा और पाचन रस के घूमने के लिए स्पेस बनाता है। इसको एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह सोचिए। अगर आप मिक्सर के जार को ऊपर ढक्कन तक भर देंगे तो उसकी ब्लेड घूम ही नहीं पाएगी और खाना ठीक से नहीं पिसेगा। अरे हाँ, अगर पूरा भर दिया तो जाम हो जाएगा। पेट का भी एग्जैक्टली वही सिस्टम है। चर्निंग के लिए स्पेस चाहिए होता है अंदर। अगर स्पेस नहीं होगा तो खाना सड़ेगा, पचेगा नहीं। मिक्सर ग्राइंडर एनालॉजी मेक्स परफेक्ट सेंस। अब आते हैं उस थाली के कंपोनेंट्स पर। यहाँ एक चार्ट है जो डाइट का आइडियल परसेंटेज बताता है। 30% अनाज, 25% सब्जियां, 20% डेयरी, 18% दालें या हेल्दी फैट्स, 5% मेवे और सिर्फ 2% फल और शहद। एक डाउट यहाँ आता है, फल और शहद को इतना कम यानी सिर्फ 2% क्यों रखा गया है? फल तो हेल्दी होते हैं ना? फल बिल्कुल हेल्दी होते हैं, लेकिन इनमें नेचुरल शुगर यानी फ्रक्टोज होती है और शुगर चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो वो ब्लड में जल्दी स्पाइक करती है। ओह, और हमें तो सात्विक स्टेट मेंटेन करनी है। एकदम सही। योगिक डाइट में हम पढ़ चुके हैं कि हमें अपने ब्लड और एनर्जी लेवल को स्टेबल रखना है। एक्सेसिव शुगर का इफेक्ट राजसिक हो जाता है जो नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर देता है। इसलिए इसका परसेंटेज केयरफुली बैलेंस किया गया है। एक बैलेंस्ड सात्विक थाली इन्हीं प्रोपोर्शंस पर आधारित होती है। ब्रिलियंट। और इन नोट्स की आखिरी स्लाइड 10 में इसे और भी एक्शनेबल बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पूरे दिन का एक प्रैक्टिकल योगिक डाइट प्लान दिया गया है। जैसे ब्रेकफास्ट में हल्का दूध, दलिया और मेवे, मिड मॉर्निंग में थोड़े फल और स्प्राउट्स, और लंच को दिन का सबसे हेवी मील बताया गया है। इसमें है कि इसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। बिल्कुल फॉलो कर सकता है। और इस गहन चर्चा का निचोड़ जो इन नोट्स के आखिर में लिखा है और जो एग्जाम में किसी ऐसे के कंक्लूजन के लिए परफेक्ट है, वो ये है कि योग केवल बीमारियों का उपचार नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा के बीच
पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने का मार्ग है। मतलब सिर्फ बीमारी के फिजिकल सिम्टम्स को दबाना हेल्थ नहीं है। नहीं, करुणा, शरीर और मनोमय कोशा में बैठे उस रूट कॉज को ठीक करना असल हेल्थ है। कुछ उस मूल अविद्या से शुरू होता है, फिर पंचकोशास के लेयर्स को क्रॉस करता हुआ अन्नमया कोशा में व्याधि बनकर सामने आता है, और उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने के 5 पिलर्स आहारा, विहारा, आचारा, विचारा और व्यावारा, सब कुछ कितने बेहतरीन ढंग से लिंक हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के बाद एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मुझे भी यही उम्मीद है कि अब कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे सबके। पर इस गहन चर्चा को यहाँ पूर्ण विराम देने से पहले एक आखिरी थॉट है जो मेरे दिमाग में चल रहा है और जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि हम अपने भौतिक शरीर यानी अन्नमया कोशा को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं और फिटनेस बैंड्स पहनते हैं। लेकिन जिस मनोमया कोशा यानी हमारे सॉफ्टवेयर में असल प्रॉब्लम शुरू होती है, जहां वो स्ट्रेस, क्लेशा और अधि पनपते हैं, क्या हम उस सॉफ्टवेयर को रोजाना डिटॉक्स करने के लिए 10 मिनट भी निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर सबसे भीतरी कारणा शरीर में अभी भी इग्नोरेंस और नेगेटिव इमोशंस बैठे हैं, तो क्या सिर्फ महंगी ऑर्गेनिक डाइट और बाहरी फिजिकल एक्सरसाइज हमें कभी पूरी तरह स्वस्थ बना सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अकेले में बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।